स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं इतिहास का जो पहला हिस्सा है, यानी 3 भागों में बांटा गया इतिहास को। उसका पहला हिस्सा है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की शुरुआत आज हम करते हैं और इसी कड़ी में प्राचीन भारत के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिनसे आपकी बहुत ढेर सारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपी हो, चाहे यूपीएससी हो या अदर जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, उस सब में इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आइए उसी टाइप में उसी कड़ी को देखते हुए हम आज देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास को। आइए समझते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। देखेंगे तो स्रोत के आधार पे प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। स्रोत के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। पहला जो हिस्सा हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा हम देखेंगे ऐतिहासिक काल। समझते हैं क्या होता है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। बात करें प्राग ऐतिहासिक काल का, इसका मतलब ये होता है उस समय का कोई लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, यानी उसका कोई भी लिखित प्रमाण आज अवेलेबल नहीं है, हमारे पास मौजूद नहीं है, उसे प्राग ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो आद्य ऐतिहासिक काल को अगर देखा जाए तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो है मगर उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। लिखित साक्ष्य तो हमारे पास मौजूद है लेकिन आज हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं, वो आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। वही बात करें ऐतिहासिक काल की, तो ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य मौजूद है और उसे पढ़ा भी जा सकता है, इस समय भी अवेलेबल है, उसे हम आज ऐतिहासिक काल का नाम देते हैं। बात करें प्राग ऐतिहासिक काल का, तो प्राग ऐतिहासिक काल के समय को अगर देखा जाए तो पाषाण काल जो था हमारा प्राग ऐतिहासिक काल था, क्योंकि पाषाण काल के जो भी साक्ष्य थे उनको कोई पढ़ नहीं पाता था और उसका पहली बात कोई लिखित साक्ष्य मौजूद ही नहीं था। दूसरा बात करें आद्य ऐतिहासिक काल की, तो लिखित साक्ष्य थे और उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। यह हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, हड़प्पा कालीन सभ्यता है, उसे ही आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। ऐतिहासिक काल की बात करें तो लिखित साक्ष्य अगर देखा जाए तो वेदों का जो काल था, जो वैदिक समय था, वैदिक काल के बाद का जो समय रहा, सबका लिखित साक्ष्य मौजूद है, वही हमारा ऐतिहासिक काल होता है। बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल की, तो प्राग ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला पाषाण काल, दूसरा कांस्य युगीन काल और तीसरा लौह युग। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल की अगर बात करें तो पाषाण काल जो होता है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थरों का युग, यानी उस समय पत्थरों के हथियार से अपना सारा काम होता था, पत्थरों पे लोग डिपेंडेंट थे, इसीलिए उसको पाषाण काल नाम दिया गया। दूसरा कांस्य युग के नाम से जाना जाता है और तीसरा लौह युग, यानी लोहे का उसमें उपयोग होता था, इसमें कांसे का उपयोग होता था। इस तरह से प्राग ऐतिहासिक काल को 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया था। अगर देखा जाए अब इसमें पाषाण काल की बात करते हैं तो पाषाण काल का विभाजन जो है, इसका विभाजन भी 3 कालों में, ज्यादा परेशान ना हो आप। देखेंगे तो प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये 3 भागों में बांटा गया प्राचीन भारत के इतिहास को। और उसके बाद से प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग के नाम से। उसके बाद देखेंगे तो पाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी SSC ने सवाल पूछा था कि आप बताएं प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है जिसका कोई लिखित साक्ष्य मौजूद न हो। ठीक है, अगर बात करते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये पाषाण काल का विभाजन है। देखेंगे भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। जो अलेक्जेंडर कनिंघम है, ये भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक जाने जाते हैं। आइए हम इस टेबल के माध्यम से, स्टार्ट के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से हमारा पाषाण काल का डिवाइडेशन, यानी पाषाण काल का विभाजन हुआ है। तो 3 भागों में बांटा गया, आप भी जानते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, 3 भागों में बांटा गया। अगर बात करें तो ये हमारा पाषाण काल का डिवाइडेशन है। पाषाण काल जिसको स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, पाषाण काल को स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। देखें इसका आधार देखा है अगर, तो इसका अगर काल समय देखा है तो पूरा पाषाण काल का जो समय अवधि रहा है वो रहा है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक।
पाषाण काल की अगर बात करें तो उसमें पूरा पाषाण काल जो है, पूरा का मतलब पिछला वाला, पहला वाला पूरा पाषाण काल अगर इसको देखा है तो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक रहा इसका कालखंड। उसके बाद मध्य पाषाण काल की अगर समयावधि देखा जाए तो 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक रहा है। नौ पाषाण काल की बात कर लें तो नौ पाषाण काल को देखा जाए तो 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कहीं कहीं ये 4,000 ईसा पूर्व को चूंकि मध्य पाषाण काल समाप्त हो जाता है तो कहीं कहीं 4,000 ईसा पूर्व से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक नौ पाषाण काल का समय माना गया है। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं इनके औजार कौन कौन से थे, हथियार कौन कौन से थे इन कालखंडों में। तो पूरा पाषाण काल की अगर बात करें तो पूरा पाषाण काल में सल्क, ब्लेड आदि का इस्तेमाल किया जाता था। सल्क, ब्लेड आदि का इस्तेमाल पूरा पाषाण काल में किया जाता था। पाषाण काल की अगर बात करें तो पाषाण काल में सूक्ष्म पत्थर यानी छोटे छोटे पत्थर जिसको माइक्रोलीथ के नाम से जानते हैं ये इस्तेमाल होता था। मतलब पहले जमाने के जो लोग, पूरा पाषाण काल के दौर के जो लोग थे वो क्या करते थे, बड़े बड़े पत्थरों से ही अपना जो है हथियार शिकार करते थे, हथियार बना करके उसी से शिकार किया करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में इन पत्थरों को छोटा आकार दे करके, नुकीला आकार दे करके एक धारदार हथियार के रूप में बना करके उसका प्रयोग किया जाने लगा, जिसे सूक्ष्म पत्थर या माइक्रोलीथ के नाम से जाना जाता है। यही अगर बात कर दें तो मानव द्वारा पहला हथियार कौन सा बनाया गया था, तो मनुष्य ने सबसे पहला हथियार कुल्हाड़ी को बनाया था। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि मानव ने सबसे पहला हथियार कौन सा बनाया, तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया और कुल्हाड़ी को बनाया था। बात कर ले नौ पाषाण काल की, तो नौ पाषाण काल में स्लेट के बने हुए हथियार प्रयोग में लाए जाते थे। स्लेट के बने हुए हथियार प्रयोग में लाए जाते थे। आइए इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, इन तीनों कालखंडों की अलग अलग क्या क्या विशेषताएं हैं। तो खाद्य, देखिए सबसे पहले अगर बात करें पूरा पाषाण काल की, तो पूरा पाषाण काल में खाद्य संग्राहक के रूप में मानव को जाना जाता था। खाद्य संग्राहक का मतलब यह है कि अपने भोजन को इकट्ठा करने वाला, अपने भोजन को स्टोर करने वाला, यानी अपने खाद्य सामग्रियों को इकट्ठा करने का जो प्रचलन था प्रारंभ हो गया था शुरू से ही। पूरा पाषाण काल में खाद्य संग्राहक के रूप में मानव को जाना गया और इसमें मानव जो था आखेटक का रूप था। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, यानी मानव जो है पूरी तरह से शिकार पर डिपेंडेंट था, शिकार करता था और उसी से अपना भोजन और अपना जीवन यापन करता रहता था। तो आखेटक के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इस युग की खास विशेषता यह है, पूरा पाषाण काल की प्रमुख विशेषता यह है कि इस युग में कृषि और पशुपालन नहीं था। कृषि और पशुपालन नहीं था, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा है, किस युग में कृषि और पशुपालन का प्रचलन नहीं था। तो याद रखेंगे पूरा पाषाण काल में कृषि और पशुपालन नहीं था। खाद्य संग्राहक का रूप तो था, आखेटक का रूप था, शिकारी का रूप था, लेकिन कृषि और पशुपालन नहीं था, क्योंकि उस समय पशुओं से उनको प्रेम नहीं था, उनका शिकार करके और उनको अपना भोजन बना के अपना जीवन यापन करते थे। आगे देखें तो अगर मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में मानव आखेटक यानी शिकारी जो था, साथ साथ खाद्य संग्राहक भी था, अपने भोजन को इकट्ठा करने वाला भी था, और उसके साथ साथ देखा जाए तो पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। सबसे बड़ा यही क्रांति इस युग की है कि इस युग में मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो गई। लोगों ने पशुओं को पालना शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो सबसे पहला जो मानव ने सबसे पहला अपना पशु को अपना बनाया, सबसे पहले जिसको पालने का काम किया, सबसे पहला पालतू पशु अगर देखा जाए तो कुत्ता है। मनुष्य का मानव ने सबसे पहले अपना पालतू पशु जो बनाया उस कुत्ते को बनाया था। कुत्ता ही उसका पालतू पशु है। देखा जाए नौ पाषाण काल में तो कृषि का प्रचलन, देखिए यहाँ क्या है, केवल पशुपालन की शुरुआत होती है, लेकिन अगर नौ पाषाण काल में चले तो कृषि की भी शुरुआत होती है और कृषि लोग करना शुरू कर देते हैं। उसके पहले क्या था, कृषि लोग करते थे, कृषि होता ही नहीं था। लोग एक जगह गए, पशुओं को मारा, पशुओं से अपना भोजन ग्रहण कर लिया, कुछ पेड़ पौधे थे, फल फूल वगैरह लगे, उससे अपना भोजन कर लिया, कृषि नहीं करते थे। लेकिन नौ पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हो जाती है, साथ साथ पशुपालन की भी शुरुआत होती है। मतलब यहाँ पे पशुपालन विधिवत रूप से शुरुआत नहीं होती है मध्य पाषाण काल में, लेकिन नौ पाषाण काल में कहा जाए तो विधिवत रूप से वहां से
कृषि और पशुपालन की शुरुआत हो जाती है। व्यापक पैमाने पे कृषि और पशुपालन को लोग अपना लेते हैं। बात करें इसी नवपाषाण काल में तो स्थायी समाज की स्थापना हो जाती है। मतलब यहाँ लोग एक समाज में रहना शुरू कर देते हैं, यानी अपने लिए घर बनाना प्रारंभ कर देते हैं, एक अस्थायी निवास की स्थापना करते हैं। अगर बात करें आज के युग में जो हम देखते हैं ग्राम का रूप, गांव का रूप, ये गांव का रूप यहीं से प्रारंभ होता है और यहीं से लोग अपने समाज को इकट्ठा करके, अपने सोसाइटी को इकट्ठा करके एक गांव के रूप में, एक ग्राम के रूप में रहना शुरू कर देते हैं। यानी अस्थायी समाज की स्थापना भी नवपाषाण काल में हुई थी और यहीं से लोगों ने अपना निवास प्रारंभ कर दिया था। आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो परीक्षाओं में हमारे पूछे जाते हैं। तो देखेंगे अतिरमपक्कम, अतिरमपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है, ये तमिलनाडु में है। और बात करें ये हम पूरा पाषाण काल के हम देख रहे हैं कि स्थल कौन कौन से हैं। पूरा पाषाण काल के स्थल में देखा जाए तो अतिरमपक्कम तमिलनाडु में, हथनोरा बहुत पूछा गया है, हथनोरा, हथनोरा हमारा देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है हथनोरा। हथनोरा की बात करें तो मानव खोपड़ी के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, मनुष्य के खोपड़ी के जो साक्ष्य हैं वो हथनोरा से मिले हैं। बात करते हैं भीमबेटका, भीमबेटका मध्य प्रदेश, भीमबेटका जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका से अगर देखा जाए, भीमबेटका से तो चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मतलब वहां लोग चित्रकारी भी करते थे। सोचिए ये पूरा पाषाण काल की बात चल रही है, उस दौर में भी चित्रकारी का प्रचलन था। और देखा जाए तो भीमबेटका ये जो जगह है, ये जो स्थल है मध्य प्रदेश से है और यहाँ पे देखा जाए तो चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मिर्जापुर, मिर्जापुर की अगर बात करें तो मिर्जापुर में तीनों कालों के हथियार पाए जाते हैं। मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों कालों के हथियार मिर्जापुर में पाए जाते हैं। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल में देखा जाए तो चौपानी मांडो ये यूपी से है, यूपी से। और यहाँ मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, इसको सीधे सीधे आप लिख सकते हैं मिट्टी के बर्तन, यानी मृदभांड के साक्ष्य कहां से मिले। कई बार परीक्षाओं का ये हिस्सा रहा है, कई परीक्षाओं में इसको पूछा गया है कि चौपानी मांडो से किस चीज का साक्ष्य मिला है या मृदभांड के साक्ष्य कहां से मिले हैं या किस युग से रिलेटेड है। तो मृदभांड के जो प्राचीन साक्ष्य हैं वो आपको चौपानी मांडो यूपी से मिले हैं। यानी मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन, और इस किस युग का है तो आप याद रखेंगे मध्य पाषाण काल का है। बागौर राजस्थान में, ये बागौर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बागौर राजस्थान में। बात करें आदमगढ़, ये मध्य प्रदेश में, आदमगढ़ कहाँ है मध्य प्रदेश में है। आइए देखते हैं नवपाषाण काल के कुछ प्रमुख स्थल। इनकी अगर बात करें तो बुर्ज होम ये कश्मीर में है, बुर्ज होम कश्मीर में नवपाषाण युग कालीन की सभ्यता की, वहां से नवपाषाण काल की बात करें उस दौर का ये स्थल है बुर्ज होम कश्मीर में। गर्तवास का साक्ष्य, गर्तवास का मतलब होता है, गर्तवास का मतलब होता है लोग जमीन के अंदर अपना घर बना के रहते थे, जमीन की खुदाई करके और उसके अंदर अपना निवास किया करते थे, जिसे गर्तवास के नाम से जाना जाता है। तो गर्तवास का साक्ष्य यहाँ से मिला है। कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य यहाँ से मिला है। उस समय कश्मीर की बात कर रहा हूँ, बुर्ज होम कश्मीर में नवपाषाण काल में मनुष्य यानी जब मालिक की मृत्यु हो जाती थी तो उसके मरने के बाद उसके कुत्ते को उसके साथ ही कब्र में दफन कर दिया जाता था। इसका साक्ष्य भी कहां से मिला है, बुर्ज होम कश्मीर से मिला है। बात करें गुफा कराल, गुफा कराल ये भी कश्मीर में है, गुफा कराल वो देखिए इससे याद रखिएगा। गर्तवास का मतलब भी होता है जमीन में रहने वाला, जमीन में जो खुदाई करके उसमें आदमी घर बना के रहता था, और गुफा भी ऐसे ही होता है। तो दोनों से रिलेटेड याद रखिएगा, दोनों जो है कश्मीर में है, बुर्ज होम और गुफा कराल। बात करें कोल्डियावा, कोल्डियावा हमारा उत्तर प्रदेश में है। कोल्डियावा से जो है चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, चावल का पहला साक्ष्य जो मिला है वो कोल्डियावा उत्तर प्रदेश से मिला है। बात करते हैं मेहरगढ़, मेहरगढ़ देखेंगे तो कृषि का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। याद रखिएगा चावल का प्रथम साक्ष्य पूछेगा तो कोल्डियावा, लेकिन कृषि करने का सबसे पहला प्रमाण कहां मिला है तो याद रखिएगा मेहरगढ़ से मिला है। आइए देखते हैं इन कालों का कुछ प्रमुख खोज क्या है। तो देखा जाए पूरा पाषाण काल का सबसे
सबसे बेहतरीन जो खोज है वो देखेंगे आग की खोज। कई बार ये परीक्षाओं में पूछा है आग की खोज सबसे पहले किस काल में हुई थी। तो आग की खोज सबसे पहले जो है किसने किया था, तो आग की खोज जो है हमारी कहां हुई थी, तो पूरा पाषाण काल में हुई थी। लेकिन यहाँ पे मानव आग का उपयोग नहीं जानता था, मानव को आग का इस्तेमाल करना नहीं आता था। यहाँ पे देखा जाए आग का जो विधिवत रूप से प्रयोग किया जाने लगा, यानी आग का इस्तेमाल मानव ने अपने फायदे के लिए, अपने जीवन के फायदे के लिए करना प्रारंभ कर दिया। वो जो दौर था आग का प्रयोग करना वो मध्य पाषाण काल का रहा। याद करिएगा कि पूरा पाषाण काल में आग की खोज तो की गई परंतु उसका प्रयोग नहीं किया जा सका। मध्य पाषाण काल में मानव ने आग का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। बात करें नव पाषाण काल के कुछ प्रमुख खोजों की, कुछ प्रमुख आविष्कारों की, तो देखेंगे सबसे बेहतरीन आविष्कार इस काल का पहिया माना जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा कि पहिया किस काल में आविष्कार किया गया, पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया, तो नव पाषाण काल में। लेकिन आग का आविष्कार पूछेगा किस काल में किया गया, तो पूरा पाषाण काल याद रखिएगा। नव पाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया गया जिससे मनुष्य का जीवन चक्र आगे की ओर बढ़ा और पहिए से ही लोगों ने अपने जो भी है गाड़ी वगैरह बनाए और उसी पे अपना जानवरों को लगा करके और उसी से ढुलाई का काम करते थे, कृषि का कार्य करते थे। यानी पहिए का आविष्कार इसी में हुआ। कृषि का आविष्कार अगर देखा जाए तो कृषि का आविष्कार भी पहले मैं बता चुका हूं कि कृषि की जो आविष्कार है वो नव पाषाण काल में हुआ है। बात कर रहे हैं समाज या गांव की, गांव या समाज का जो विकास हुआ, उसकी जो कॉन्सेप्ट, जो उसका जो कॉन्सेप्ट आया, उसके स्थापना की जो बात की गई वो भी नव पाषाण काल की ही देन है। धारदार हथियार, यानी यहाँ पे नव पाषाण काल में धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया जाने लगा था। देखें अगर मानव के द्वारा पहला धातु देखें कौन सा इस्तेमाल किया गया, तो मनुष्य ने सबसे पहला धातु तांबा इस्तेमाल किया। मानव ने सबसे पहला जानवर जो यूज किया, सबसे पहला पालतू जानवर जिसे बनाया उसे कुत्ते को बनाया। मानव ने सबसे पहला अपना हथियार जो इस्तेमाल किया वो कुल्हाड़ी इस्तेमाल किया। इस तरह से आज हमने देखा कि प्राचीन भारत के इतिहास के तहत पूरा पाषाण काल में, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल यानी पाषाण काल को किस तरीके से हमने एक टेबल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा और इसको सीखा भी। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा, आप लोगों को समझ में आया, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेर सारी दुलार प्यार के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि कोई भी इससे वंचित न रह जाए। और ये आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर कंपटीशन के पेपर में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।